अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं भौतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में। आगे हम लोग पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग कहते हैं प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट्स हिंदी में इसको आवश्यक शर्त कहा जाता है। आवश्यक शर्त कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है? जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपनी कॉपी किताबें लेते हैं, पेन लेते हैं, फिर जाते हैं, है ना? ये जो आवश्यक चीज है, उसको हम लोग कहते हैं प्री रिक्विजिट। तो भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम हम लोग क्लास 11 का शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। तो इसमें जो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है, वो है पहला प्री रिक्विजिट कि आपको जो अभी तक पढ़ाया गया है क्लास 10th तक, वो सब कुछ पता होना चाहिए। एवरीथिंग अप टू क्लास 10। एवरीथिंग का मतलब है आपको हिंदी इंग्लिश की भी जरूरत पड़ेगी, आपको मैथमेटिक्स और साइंस जो कुछ भी सिखाया गया है अभी तक क्लास 1 से लेकर 10 तक, ये सब कुछ पता होना चाहिए। पता चलता है किसी को किताब नहीं पढ़ने आ रहा है, कि पता चलता है किसी को बहुत सारे शब्द हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। पता चलता है कि आपको मैथमेटिक्स में जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर इस तरह की स्थिति है, तो हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है? तो जितना भी क्लास 10 तक पढ़ाया गया है, वो सब कुछ आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। दूसरा, यानी कि हम लोग अभी जो पढ़ेंगे, इसको इसको नहीं पढ़ने वाले, या ऑलरेडी हो चुका है। आगे आपको मैथमेटिक्स में कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो क्लास 11 और 12 में ही पढ़ाए जाएंगे, वो पता होने चाहिए। तो क्योंकि अभी तक नहीं पढ़ाया गया होगा, तो हम जब भी यूज करेंगे ये चीजें मैथमेटिक्स की, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे, है ना? तो इसमें आपको डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। डेरिवेशन, इसको अवकलन कहते हैं हिंदी में। अवकलन मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है ना? ये गणितीय संक्रियाओं में आता है, जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। उसी तरह से अवकलन भी होता है, और उसी तरह से समाकलन भी होता है। ये आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, है ना? इसको हिंदी में समाकलन कहते हैं, इंटीग्रेशन को। तो जब ये पढ़ेंगे तो समझ ही जाएंगे, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग इसकी चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। अगली चीज जो इम्पोर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, वो है मात्रक। मात्रक। और चौथी चीज, इसमें हम लोगों को, क्योंकि हम लोग मात्रात्मक अध्ययन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो मात्रा मापते समय उसमें बहुत सारी त्रुटियां आती हैं, जिसको हम लोग एरर्स कहते हैं। तो हम लोग मापन के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। स्पेशली इसमें हम लोग त्रुटि की चर्चा करेंगे, और इसके बाद माप करेंगे तो लिखने का भी कुछ ढंग होता है। इसको हम लोग सार्थक अंक कहते हैं, कि हम लोग सार्थक अंकों में मात्राओं को लिखते हैं, है ना? सार्थक अंक। सार्थक अंक, ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। ये जरूरत है हम लोगों को, ये पता होना चाहिए, तभी हम लोग फिजिक्स पढ़ सकते हैं। नंबर 5, हम लोगों को जरूरत पड़ेगी विमा। इसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ये क्या चीज होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे। डायमेंशन। डायमेंशन, इंग्लिश में इसको डायमेंशन कहते हैं। और जो लास्ट चीज है जिसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को फिजिक्स पढ़ते समय, वो है सदिश विश्लेषण। ये भी गणित का ही पार्ट है, और इसको हम लोग पढ़ लेंगे।
तो ये है आवश्यक चीजें। इतनी चीज आपको अवश्य ही पता होनी चाहिए, अन्यथा फिजिक्स को समझने में दिक्कत हो सकती है बहुत सारी। तो इसमें ये जो पहला है, ये तो ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, तो वो नहीं पढ़ा जाएगा हम लोग। ये जो दूसरा नंबर है, इसको क्योंकि मैथ के ही टीचर पढ़ा सकते हैं इसको, तो मैथमेटिक्स के टीचर से ही पढ़ें तो अच्छा है। लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ भी फिजिक्स में इसको इस्तेमाल करेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे। हम लोगों को जो पढ़ना है, प्री रिक्विजिट की जरूरत जिसकी पड़ेगी वो ये है। पहला है मात्रक, दूसरा है मापन, तीसरा है विमा और चौथा सदिश विश्लेषण। इसका हम लोगों को डीप नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से इसका नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग फिजिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम भी बनाया गया है। तो अगर आप अपने यूनिट 1 को देखेंगे सिलेबस में, तो आपको सारी बातें पता चल जाएंगी कि जो हम लोग यहाँ पे प्री रिक्विजिट किए हुए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो अ, हम लोगों के यूज का नहीं है, ये आप लोग किताबों में पढ़िए। हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये है। यहाँ पर पाठ्यक्रम में यूनिट 1, इंग्लिश में इसको यूनिट 1 कहा जाता है, हिंदी में इसको इकाई 1 कहा जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही यूनिट 1 दिख रहा है, हम लोग यूनिट वाइज पढ़ाई करेंगे। तो पहले हम लोगों को यही सीखना है, मात्रक, है ना, मात्रक सीखेंगे। इसके बाद मात्रक जो है, एसआई प्रणाली, ये क्या चीज होता है हम लोग पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो यही बात है कि जो हम लोगों को प्रीरिक्विजिट में जरूरत है, विमा, सार्थक अंक अंक और ये मापन मापन, और इसके बाद जो है ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हैं। तो हम लोगों को यही पढ़ाई करना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आप हमेशा याद रखेंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये मात्रक से शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक करके आप लोग देखेंगे कि हम लोग ये सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे। और जब ये सभी चीजें सीख जाएंगे तो यूनिट 1 एक हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इकाई 2 में चलेंगे, तो हम लोग आगे की फिजिक्स के बारे में सीखेंगे। तो अभी हम लोग मात्रक की शुरुआत करेंगे। अब ये मात्रक क्या होते हैं, इसको सीखने के लिए हम लोग एक बार फिर से फिजिक्स की डेफिनेशन में चलेंगे। तो डेफिनेशन में ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है कि प्राकृतिक घटनाओं के मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान कहा जाता है ना। तो ये मात्रात्मक अध्ययन जो है, मात्रात्मक अध्ययन जो है वो किसका किया जाता है। तो मात्रा मतलब किसी राशि की मात्रा बताई जाएगी ना, जिसको हम लोग राशि कह रहे हैं। ये राशि क्या चीज है, पहले सीख लेते हैं इसको। जो कुछ भी जो कुछ भी हम मापने का प्रयास करते हैं या फिर माप लेते हैं, प्रयास करते हैं, उन्हें राशि कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग इसको राशि कहते हैं। राशि कहते हैं जो कुछ भी हम लोग मापे, उसको राशि कहते हैं। अब क्योंकि मात्रात्मक अध्ययन हम लोगों को राशियों का करना है, तो ये राशियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं। ये राशि दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि और एक को कहते हैं अभौतिक राशि। सभी शब्दों को एकदम ध्यान से सुनते चलेंगे और समझते चलेंगे। अगर ये शब्द नहीं पता है, ये चीजें नहीं पता है, तो आगे बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। एक है भौतिक राशि, एक है अभौतिक राशि। अभौतिक राशि, एक और खास बात, ये राशि लिखने का यही तरीका है। अगर आप राशि इस तरह से लिखते हैं तो आप गलत लिख रहे हैं। इसका क्या मीनिंग होता है वो तो हिंदी वाले सर लोग ही बता सकते हैं। हम लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा ऐसे लिखना है। तो भौतिक राशि और अभौतिक राशि, ये दो तरह की राशियां होती हैं।
अब ये भौतिक राशि क्या चीज है, अब और ये अभौतिक राशि क्या चीज है? भौतिक राशि वे सभी राशियां हैं जिन्हें जिन्हें हम यथार्थता पूर्वक मतलब शुद्धता से यथार्थता पूर्वक माप सकते हैं, माप सकते हैं। और कुछ ऐसी राशियां हैं जिन्हें हम नहीं माप सकते, जिन्हें हम नहीं माप सकते। तो जिन्हें हम माप सकते हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। द्रव्यमान, हम लोग माप सकते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं 2 किलो 4 किलो, मतलब हमको माप सकते हैं तभी तो मांग रहे होते हैं। द्रव्यमान, आयतन, तापमान, तापमान इत्यादि। तो ये वो राशियां हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, तो इन्हें हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। अब अभौतिक राशि क्या चीज है जिसे हम नहीं माप सकते, एक बात सोचिए। तो हम लोग क्या नहीं माप सकते? हम लोग नहीं माप सकते स्वाद। जैसे आप मिठाई खा रहे हैं, मीठा लग रहा है, अगर कोई आपसे पूछे कितना मीठा है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि 1 किलो मीठा है, 2 किलो मीठा है ना। इसी तरह से कुछ तीखा लग रहा है, तो कितना तीखा है कोई पूछे तो नहीं बता सकते, केवल हम ये बता सकते हैं बहुत ज्यादा तीखा है, बहुत कम तीखा है, इस तरह से। तो स्वाद हो गया जिसको हम नहीं माप सकते। और इमोशंस, इमोशंस मतलब मन के भाव। जैसे हमको गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है कोई पूछे तो ये तो बताना संभव नहीं है ना। तो ये चीजें हैं जिनको हम माप नहीं सकते। तो हम लोगों ने 2-3 शब्द सीख लिए नए। राशि क्या है? राशि दो तरह की है, भौतिक राशि, अभौतिक राशि। इसको हम लोग याद रखेंगे और आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, अब ये जो भौतिक राशि है, ध्यान रखिए, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि हम लोग अभी मात्रक पे पहुंचने वाले हैं। तो अब इसमें ये जो भौतिक राशि है, पूरा फिजिक्स में हम लोग भौतिक राशि ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि कई प्रकार की होती है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। तो ये जो भौतिक राशियां हैं, जैसे कि हम लोगों ने भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण किया था, तो कई तरीके से किया था, अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार के भौतिक विज्ञान थे। यहां पर भी ये जो भौतिक राशियां हैं, अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे एक प्रकार है जिसमें कि भौतिक राशियों को आ, मात्रक के आधार पर बांटा गया है। मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर ये जो भौतिक राशियां हैं वो दो तरह की होती हैं। पहला, मूल राशि। मूल राशियां, इनको हम लोग आधारी राशियां भी कहते हैं, अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, आधारी राशियां भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार है मात्रक के आधार पर व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब ये दोनों क्या है? मूल राशियां ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक मूल मात्रक होते हैं। क्योंकि ये मात्रक के आधार पर विभाजन किया गया है, दो वर्गीकरण किया गया है भौतिक राशि का। तो मात्रक के आधार पर हम ये कह रहे हैं, ये जो मूल राशियां हैं, हम उन राशियों को मूल राशियां कहेंगे जिनके मात्रक मूल मात्रक होंगे। अब ये मूल मात्रक क्या है? ऐसे मात्रक, सीधा हम लोग राशि के बारे में ही लिख लेते हैं। ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जो
स्वतंत्र होती हैं। थोड़ी ही देर में आप लोग समझ जाएंगे। स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए, इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता नहीं पड़ती। और खास बात यह भी है कि इनके जो मात्रक हैं वो मात्रक भी मूल मात्रक होंगे। मूल मात्रक का मतलब उन्हें भी व्यक्त करने के लिए हम लोगों को किसी और मात्रक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए हम लोगों को अन्य राशियों की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ही परिभाषा से आप लोग दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे केवल एक ही लिखेंगे। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं तो व्युत्पन्न राशि में लिखेंगे। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल राशियों में लिखेंगे। तो व्युत्पन्न राशियों में लिखेंगे, इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की जरूरत पड़ती है। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो याद रखेंगे कि ये जो मूल राशियां हैं केवल 7 हैं, गिनती की 7। कौन कौन सी? लंबाई, इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ भी दिया जाता है। द्रव्यमान, तापमान, समय, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। समय आने पर हम लोग इन सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। तथा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो गिन गिन करके देख लिए, 7 हो गया होगा। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा, कुल मिलाकर के 7। और ये 7 ही है। व्युत्पन्न राशियों में अगर हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे बल। अब ये जो बल राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए हम लोगों को द्रव्यमान की भी जरूरत पड़ेगी, लंबाई की भी जरूरत पड़ेगी, समय की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे? ये हम लोग आने वाले समय में सीखेंगे। तो बल, इसी तरह से ऊर्जा इत्यादि, इतने से ही समझ में आ जाएगा। इस बल को कैसे व्युत्पन्न राशि है, हम जरा बता देते हैं। इस बल को F से दर्शाया जाता है। क्लास 10 में, 9 में ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए पहले ही बता दिया गया कि प्री रिक्विजिट में क्लास 10 तक की नॉलेज जो है आपको होनी चाहिए। F बराबर एम ए होता है। m द्रव्यमान कहलाता है, a त्वरण कहलाता है। तब देखिए, बल को दर्शाने के लिए हम लोगों को द्रव्यमान की जरूरत पड़ गई, त्वरण की जरूरत पड़ गई। त्वरण भी मूल राशि नहीं है ना? क्योंकि देखिए 7 में से कहीं पे त्वरण है नहीं है। तो द्रव्यमान मूल राशि है लेकिन a मूल राशि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बल को दर्शाने के लिए हम लोगों को अन्य राशियों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि है। तो मात्रक के आधार पर दो तरह की भौतिक राशियां होती हैं, राशियां नहीं, भौतिक राशियां। अब दूसरा, दूसरा दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर दो तरह की भौतिक राशियां होती हैं। एक को कहा जाता है अदिश राशि, इसको अभी हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे, इसको बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। दूसरा सदिश राशि, दिशा के आधार पर। तो अदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होती है, और सदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिसमें दिशा होती है। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तीसरा, विमा के आधार पर। प्रीरिक्विजिट में एक प्रीरिक्विजिट था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वहां पे विमा भी पढ़ना है, तो विमा आगे चल के आएगा, तो वहां पर इसको फिर से देखेंगे हम लोग। विमा के आधार पर, तो विमा के आधार पर भी ये दो तरह की राशियां होती हैं, भौतिक राशियां दो होती हैं।
एक को कहते हैं चर राशि और दूसरा को कहेंगे हम लोग अचर राशि। अब ध्यान रखेंगे, मैथ में भी ये चर राशि और अचर राशि होता है। वहां पर दूसरी चीज होती है, यहाँ पर दूसरी चीज है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि विमा के आधार पर ये दोनों राशियां, जो भौतिक राशियां, ये क्या होती हैं, समय आने पर हम लोग देख लिया जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों को ये पता चल गया कि राशियां कितनी है और क्या क्या है। अब हम लोग तैयार हैं मात्रक के बारे में सीखने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भौतिक विज्ञान में हम लोग मात्रात्मक अध्ययन करते हैं और ये मात्रात्मक अध्ययन राशियों का करते हैं, और ये राशियां दो तरह की हैं, भौतिक राशि और अभौतिक राशि। तो ये जो भौतिक राशि है, इसी के मात्रक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब ये मात्रक क्या है, जरा हम लोग इसको देखते हैं। मात्रक क्या चीज है? तो जब भी हम मापते हैं किसी भौतिक राशि को, जैसे लंबाई है या चौड़ाई है, तो उसके साथ एक संख्या आती है। जैसे लंबाई है तो हम एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं 5 और उसके आगे लिखते हैं मीटर। तो ये मीटर क्या चीज है? यही मात्रक है। तो एक सरल सी परिभाषा ये है कि मापन की प्रक्रिया में इस्तेमाल इस्तेमाल होने वाले होने वाले निश्चित निश्चित इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, होने वाले भौतिक राशि के निश्चित तथा निश्चित तथा मानक परिमाण को मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। सीधी बात ये कि जिस भी भौतिक राशि को मापना है, पहले हम लोग उसका एक छोटा सा पोर्शन जो है उसको मान लेते हैं कि ये इतना है, फिर उसी के आधार पर बाकी का मापन करते हैं। जैसे हम लंबाई माप रहे हैं 5 मीटर, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना है। इसी को हम लोगों ने मानक बना रखा है, निश्चित है वो उसकी लंबाई, और वो मानक है हमारे पास पहले से। हमको पता है कि ये 1 मीटर है, तभी हम कोई वस्तु 5 मीटर की है तो उसकी लंबाई 5 मीटर बताते हैं। ये मात्रक का इस्तेमाल जो है कुछ इस तरह का है कि जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने लंबाई मापी है 20 मीटर, तो हमको ये पता चल रहा है कि ये जो मात्रक है मीटर, जो कि लंबाई का एक मानक है, तो ये जो मानक है वो 20 बार सम्मिलित है ना? ये मानक जो मीटर है, इस 20 मीटर में ये 20 बार सम्मिलित है। तो यहाँ पर मात्रक का मतलब ये होता है कि हमने एक छोटा सा पोर्शन जो है हमने पहले से मान रखा है कि ये 1 मीटर है, और 1 मीटर कितना होता है हम लोग इसकी परिभाषा भी आने वाले समय में देखेंगे। तो अगर हम कहें कि यही जो 20 मीटर है, इसी को हम लोग लिखते हैं 2000 सेंटीमीटर भी अन्य मात्रक में, तो ये जो सेंटीमीटर है इसी लंबाई में 20 मीटर में ही ये 2000 बार सम्मिलित है। उम्मीद है समझ में आया। तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ये संख्या है, इसको लिख देते हैं n1। ये 2000 भी संख्या है, इसको लिख देते हैं n2। तो ये जो मात्रक है इसको u2 लिख लेते हैं, ये जो मात्रक है मीटर इसको u1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनता है। अब ध्यान रखेंगे, ये कोई संख्या नहीं है, इसको गुणा नहीं किया गया है, ये भी गुणा नहीं किया गया है, लेकिन आगे चल करके इस इक्वेशन की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, जिसकी सहायता से हम लोग एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलेंगे। फिलहाल में हम लोगों को मात्रक सीखना है। तो
यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक निश्चित तथा मानक परिमाण मान लिया गया है। ठीक है, ये परिमाण शब्द भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्या चीज होता है। परिमाण संख्या ही होता है, लेकिन संख्या के साथ एक मात्रक होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2000 सेंटीमीटर, तो ये परिमाण लिखा है। किसका परिमाण लिखा है? लंबाई का परिमाण लिखा है। इसी तरह से तापमान का परिमाण लिखना रहेगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस है साथ में, और साथ में 20 एक संख्या है। तो परिमाण में हमेशा ही एक संख्या होगी और उसके साथ मात्रक होगा। इसको हम लोग आगे चल करके अदिश राशि भी कहेंगे, है ना। तो अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो सभी शब्दों के बारे में भी पता होना जरूरी है। इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग एक भौतिक राशि को एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। कैसे, वो आने वाले समय में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 20 मीटर था, इसको हम लोग 2000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बस केवल संख्याओं का अंतर है और मात्रक का अंतर है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे आगे देखा जाएगा। अभी ये जो मानक परिमाण है, ये हम लोग मानते कैसे हैं? कैसे हमको वो पता चलेगा कि ये मानक हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मानक लेने के लिए कुछ निर्देश हैं, या फिर कुछ ये कहिए कि आवश्यकताएं हैं, जिसके आधार पर हम लोग मानक का चयन करते हैं। तो मानक के चयन हम लोग मानक का जो चयन है हम लोग इस प्रकार से करते हैं। पहला कंडीशन तो ये है मानक के लिए कि मानक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, है ना। स्पष्ट रूप से पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हम लोग गांव में दूध को मापने के लिए हम लोग पाव का इस्तेमाल करते हैं, है ना। वो डिब्बा टाइप का आता है। अब वो डिब्बा में तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है कि वो एक पाव है भी कि नहीं है। तो वो स्पष्ट नहीं है कि वो सही माप रहा है या नहीं माप रहा है। तो मानक हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है मात्रक के लिए, ये सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, है ना। हर जगह उपलब्ध रहे। पता चले कि हम दिल्ली में हैं, तो वहां पे मापने के लिए कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब हम चले गए मुंबई में तो वो मिल ही नहीं रहा है। जिसकी आदत है हम लोगों को, वो मिल ही नहीं रहा है। तो सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, और ये सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। वो आकार इतना होना चाहिए कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चले जाएं। यह समय और स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए। 1 किलोग्राम दिल्ली में 1 किलोग्राम है, मुंबई में जाने पर उसका द्रव्यमान ही बदल गया, तो ये मानक नहीं हो सकता, है ना। तो समय आज 1 किलोग्राम जितना है, 50 साल बाद भी वही रहेगा, सदियों बाद भी वही रहेगा। तो मानक जो है इस तरह से डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। यह आसानी से अनुकरण करने योग्य होना चाहिए। अनुकरण का मतलब है कॉपी, मतलब हम बना सकें आसानी से। पता चले 1 किलोग्राम कोई बना के गया, दूसरा बना ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह का होना चाहिए मानक, कि इसको हम आसानी से कॉपी कर सकें, आसानी से बना सकें। और लास्ट है कंडीशन मानक के चयन के लिए, कि वातावरणीय दशा में परिवर्तन के साथ मानक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गर्मी में 1 किलोग्राम कुछ और है, जाड़ा में जाकर के कुछ और हो गया, तो ये मानक सही नहीं होगा। यदि परिवर्तन हो रहा है तो यह परिवर्तन कुछ निश्चित ज्ञात संबंधों के आधार पर होना चाहिए, जिससे कि इन परिवर्तनों के कारण हुई त्रुटि का निस्तारण आसानी से किया जा सके। जैसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं, तो पृथ्वी के बीच में रहेंगे, या फिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बदलने पर, जैसे हम लोग भूमध्य रेखा पर हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का कुछ मान होता है, और ध्रुवों पर चले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण बदल जाता है। तो बदलने का एक संबंध होता है, निश्चित ज्ञात संबंधों के आधार पर ही वो परिवर्तन होता है, जिसकी सहायता से हम गुरुत्वीय त्वरण में बदलाव को आसानी से पता कर सकते हैं। तो मानक इस तरह का होना चाहिए कि हम लोग ये आसानी से पता लगा सकें कि परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। अच्छा, अब मानक पता चल गया, और यही मानक जो है मात्रक कहलाता है, ये भी पता चल गया। तो मात्रक की परिभाषा पता चल गई। अब मात्रक को लिखते कैसे हैं? लिखने का भी स्पेशल तरीका होता है। इससे पहले कि हम लोग मात्रकों को पढ़ना शुरू करें, हम लोग मात्रक को लिखने की विधि को देख लेते हैं।
तो मात्रक को लिखने की भी विधि है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। मात्रक को लिखते समय निम्न परिपाटी का प्रयोग किया जाता है। यह परिपाटी क्या चीज है? जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो ये नियम बनाया गया है कि हम बाएं से चलेंगे, जबकि हम दाहिने से भी चल सकते हैं, लेकिन नियम सुगमता के लिए बनाया गया है कि हम लोग बाएं से चलेंगे। इसी को हम लोग परिपाटी कहते हैं, मतलब एक ऐसा नियम जो सुविधा के लिए बनाया गया है। ठीक, तो मात्रक को लिखते समय हम निम्न परिपाटी का प्रयोग करते हैं। पहली परिपाटी तो यह है कि किसी भी मात्रक को, चाहे वह वैज्ञानिक के नाम पर ही हो, बड़े अक्षर से प्रारंभ नहीं करते। जैसे एक मात्रक आएगा आगे चल करके एम्पियर, इसको हम लोग स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, ए छोटा रहेगा, बाकी सारे लेटर भी छोटे रहेंगे, हम बड़े अक्षर से नहीं लिखते हैं। न्यूटन को भी एन छोटा लिखेंगे, बड़े अक्षर से नहीं। तो ये जब हम पूरा नाम लिखेंगे तब के लिए कहा जा रहा है ना। अभी आगे देखिए, जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होता है उसका प्रतीक बड़ा अक्षर होता है। प्रतीक को हम लोग बड़े अक्षर में लिखेंगे। जैसे एम्पियर का प्रतीक जो है, ये तो पूरा नाम हो गया, उसका प्रतीक जो है बड़ा ए लिखा जाता है। अगर वो वैज्ञानिक के नाम पर है तो बड़ा ए लिखेंगे, अगर वो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है तो छोटा ई लिखेंगे। जैसे मीटर को छोटा एम से ही दर्शाते हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक का नाम नहीं है, याद रहेगा। केल्विन वैज्ञानिक का नाम है तो के को हम लोग बड़ा लिखते हैं, ये प्रतीक है। और प्रतीकों तथा मात्रकों को बहुवचन में नहीं लिखते। जैसे 20 मीटर है तो मीटर को मीटर ही लिखेंगे, मीटर्स नहीं लिखेंगे, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। और प्रतीकों तथा मात्रकों के बाद विराम चिन्ह नहीं लिखते। जैसे 1 लीटर को हम लोग 1000 घन सेंटीमीटर कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको छोटा सी लिखा जाता है, ये वाला नहीं लिखना है ना। सी डॉट नहीं लिखेंगे। आगे चल के एटॉमिक मास यूनिट पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ पे ए के बाद डॉट नहीं लिखना है, एम के बाद डॉट नहीं लिखना है, यू के बाद डॉट नहीं लिखना है, किसको केवल ए एम यू लिख देना है। राधा